नमस्कार मित्रों। आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों ये कर्म कारक। हमने पहले ही बताया मित्रों कि ये बोर्ड का काम नहीं है। जहाँ से मुझे लगेगा कि आपको बोर्ड पे पढ़ाना चाहिए तो हम बोर्ड यूज करेंगे। अभी आपका बोर्ड पे काम नहीं है, केवल ऐसे ही हम लोग देख रहे हैं सीधे बुक से। तो यहाँ है कर्म कारक। पहला प्रश्न यहाँ मित्रों यही बन जाता है कि वाक्य में क्रिया का जिस पर फल पड़े उसे क्या कहते हैं। तो हमारा प्रश्न ऐसे ही दे दिया जाएगा पेपर में कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कर्म कारक कहते हैं। या कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। फिर इसके बाद है आपका पहला नियम है मित्रों, आपका यहाँ भी ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा। बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के साथ कौन सी विभक्ति लगती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आदि क्रियाओं के साथ ये विभक्ति को लगती है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ मारना। तो ये इन्होंने बताया कि मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तब वहाँ पे कर्म लगेगा। अगर उसका अर्थ होता है शिकार करना तो यहाँ कोई विभक्ति नहीं लगी, यानी कर्म अप्रत्यय रहेगा। जैसे यहाँ देखिए लोग लिखा गया है लोगों ने चोर को मारा, तो यहाँ पर को विभक्ति लगी है। यहाँ शिकारी ने बाघ मारा तो यहाँ को नहीं लगा है। तो हमें केवल ये ध्यान देना है मित्रों, अगर जान से मारा जा रहा है तो वहाँ पे हमें को नहीं लगाना है। ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर मतलब शिकार करने के अर्थ में जो है हमें को नहीं लगाना है। जैसे शिकारी ने बाघ मारा तो हमें ऐसा नहीं लिखना है कि शिकारी ने बाघ को मारा, बस इनका मतलब ये है यहाँ पर। तीसरा इन्होंने ये कहा बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जगाने के लिए ही कर्म सप्रत्यय रखा जाता है। जैसे मैंने यह तालाब खुदवाया है, तो मैंने इस तालाब को खुदवाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपल हो गया, यहाँ पर कोई बल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर कोई बल नहीं दिया गया है मित्रों। मैंने यहाँ तालाब खुदवाया है लेकिन इसमें बल दिया गया है, यानी कर्ता अपनी शक्ति का एहसास दिलवा रहा है कि मैंने इस तालाब को खुदवाया है। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ कहा कि पहले वाक्य में कर्म से कर्ता साधारण कर्तृत्व शक्ति का और दूसरे वाक्य में कर्म से कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध है। फिर यहाँ बाघ बकरी को खा गया, हरि ने ही पेड़ को काटा है। तो यहाँ शब्द जो ही लगा है इससे वाक्य में बल पड़ रहा है। हम इसी को निपात भी कह सकते हैं मित्रों। लड़के ने फलों को तोड़ लिया, तो इसमें कोई नहीं है, लड़के ने ही फलों को तोड़ लिया था, तो यहाँ ही लग जाता, तब आपका वो हो जाता कर्तृत्व शक्ति का एहसास होता उसमें। अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं इसके अतिरिक्त नेक्स्ट यहाँ पर है मित्रों कि जब कर्म निर्जीव हो, जब कर्म निर्जीव होता है तब को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर कर्म निर्जीव है तो वहाँ पे को का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जैसे इन्होंने ये बताया है कि राम ने रोटी को खाया, तो इन्होंने ये कहा कि इसकी अपेक्षा हमें क्या बोलना चाहिए, राम ने रोटी खाई, नर्स ने रोगी को दवा पिलाया। यहाँ पर मैं आपको ऐसे अपने से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे अगर लिख दिया गया नर्स ने रोगी को दवा पिलाया, तो जब भी आप लिखोगे यहाँ थोड़ा सा हम आपको लिख ही दे रहे हैं मित्रों कि जैसे हमने लिख दिया ये है आपका कि नर्स ने रोगी को तो यहाँ पे दवा पिलाया। ठीक है, दवा पिलाया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं मित्रों ये है आपका रोगी, तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए लगा है रोगी, नर्स ने रोगी को दवा पिलाया, तो ये है आपका सजीव, तो यहाँ चिन्ह लग गया को। और ये है आपका निर्जीव, तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, जबकि यहाँ भी आपका को चिन्ह साइलेंट है। तो इन्होंने यही चीज़ बताया मित्रों कि अगर कर्म
सजीव है तो को का निशान रहेगा, को चिन्ह लगेगा, और अगर निर्जीव है तो नहीं लगेगा। तो हम लोग अगला देखते हैं मित्रों। यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बताया था कि अगर ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होता है। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा है, प्रायः चेतन पदार्थों के साथ को का चिन्ह प्रयोग होता है और अचेतन के साथ नहीं। अब इसके बाद अगला देखते हैं। कर्म सप्रत्यय रहने पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है मित्रों। अगर कर्म अप्रत्यय है तो अप्रत्यय सप्रत्यय हमने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये सप्रत्यय हो गया कर्म, और यहाँ पर रोटी के साथ को नहीं लगा तो ये अप्रत्यय हो गया। तो राम ने रोटी को खाया तो ये सप्रत्यय है। सप्रत्यय में क्रिया क्या इन्होंने कहा, हमेशा पुल्लिंग। प्रश्न कैसे आपका बनेगा कि कर्म के सप्रत्यय रहने पर क्रिया सदैव किस लिंग में होती है, ऐसा प्रश्न आ जाता है मित्रों तो निश्चित रूप से हमारा माथा चकरा जाता है। इसलिए इन्हीं प्रश्नों में हमें ध्यान देना है कि किस लाइन में क्या प्रश्न बनता है। अगर हम बोर्ड पर भी आपको पढ़ाएं तो ऐसे प्रश्न हम बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम टाइम देखेंगे फिर। तो यहाँ कर्म सप्रत्यय रहने पर क्रिया सदैव पुल्लिंग में होती है, और अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार। मीन्स जैसे यहाँ अप्रत्यय है, यहाँ पर ये चिन्ह नहीं लगा है, तो ये चिन्ह जो है आपका यहाँ पे नहीं लगा है, तो ये रोटी, जो रोटी शब्द है तो रोटी के अनुसार यहाँ पर ये क्रिया रहेगी। अगर यहाँ प्रत्यय लगा है तो ऑलरेडी ये पुल्लिंग ही रहेगी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। अगला है मित्रों, इन्होंने कहा यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में को अवश्य लगता है। तो यहाँ इन्होंने ये चीज़ कहा कि अगर विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो, जैसे ये है बड़ों को पहले आदर दो, तो ये बड़ा शब्द क्या है, विशेषण, लेकिन यहाँ संज्ञा की तरह यूज हुआ है। तो इन्होंने कहा कर्म वहाँ पर अवश्य लगता है। तो हम लोग करण कारक देख लेते हैं मित्रों। करण कारक में क्या है हम लोग ये देखते हैं कि कहा इसमें इन्होंने कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो तो उसे करण कारक कहते हैं। तो इन्होंने सीधा सीधा हमसे प्रश्न हम लोगों सबका क्या रहेगा कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का संबंध का बोध हो हम उसे क्या कहते हैं, तो हम उसे करण कारक कहते हैं। सीधे सीधे ऐसे भी दे सकता है कि शब्द का क्रिया के साथ संबंध होने पर क्या कहलाता है, तो करण कारक कहलाता है। तो यहाँ इन्होंने यही बताया कि ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। संस्कृत में आए कर्ता के लिए, ठीक है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में भी एन के रूप में आता है। यहाँ देख लीजिए हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह हैं। तो हिंदी में करण कारक के कितने चिन्ह हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। से करण कारक का चिन्ह है, द्वारा करण कारक का चिन्ह है, के द्वारा करण कारक का चिन्ह है, फिर के जरिए करण कारक का चिन्ह है, के साथ और के बिना, ये भी करण कारक का ही चिन्ह है। यहाँ करण का अर्थ है साधन। प्रश्न आपको यहाँ से बनेगा करण का क्या अर्थ होता है, तो करण का अर्थ होता है साधन। यहाँ से हम लोग कुछ इनके भी एक दो नियम हैं, इनको देख लेते हैं। तो कहा से, यहाँ पर कहा इन्होंने से करण और अपादान, से यानी करण और अपादान ये दोनों विभक्तियों का चिन्ह है, किंतु साधन भूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान। तो ये चीज़ हम लोग जानते ही हैं। जैसे वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो ये आपका करण कारक हो गया मित्रों। पेड़ से फल गिरा तो ये अपादान। ध्यान देने की बात ये होती है मित्रों कि जो ये हमारा करण कारक है वो साधन होता है, ये हमें मालूम रहना चाहिए। जैसे मुझे अपनी कमाई से खाना है तो ये मेरी कमाई क्या है, साधन।
साधुओं की संगति से, तो ये संगति क्या है? साधन। तो इसलिए यहाँ पर करण का प्रयोग हुआ है और यहाँ अपादान में अलग होने के अर्थ में है। दूसरा नियम इनका क्या है? ने सा प्रत्यय, अप्रत्यय सा प्रत्यय को आप अच्छे से समझ लीजिए मित्रों। अप्रत्यय का मतलब है कि उसमें आपका, अप्रत्यय का मतलब कारक चिन्ह यूज नहीं होगा, प्रयोग में नहीं रहेगा, और सप्रत्यय का मतलब उसमें कारक चिन्ह लगेगा। तो कहा ने सा प्रत्यय कर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानता करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन की ओर इंगित करते हैं। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, आपके जरिए ही घर का पता चला। तो ये के जरिए यहाँ पे है, करण कारक है। फिर नेक्स्ट नियम ये लोग बताए मित्रों, इसमें बताया गया कि भूख प्यास जाड़ा, भूख प्यास जाड़ा, आँख कान पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में सप्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। प्रश्न यहाँ से आपका क्या बन जाएगा मित्रों? प्रश्न आपका यही यहाँ पर बन जाता है कि अगर भूख प्यास जाड़ा ये एक वचन अगर सप्रत्यय रहते हैं तो क्या किस वचन में रहेंगे? तो एक वचन में, और अप्रत्यय में रहेंगे तो ये बहुवचन में। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा वह भूख से बेचैन है। अब यहाँ पर देखिए बहुवचन बनाया गया, यहाँ से चिन्ह यहाँ लगा है, यहाँ से हटा दिया गया। वह भूखों बेचैन है, लड़का प्यास से मर रहा है, लड़का प्यासों मर रहा है, स्त्री जाड़े से कांप रही है, स्त्री जाड़ों कांप रही है। तो ये चीज़ हमें मालूम रहता है, वाक्य हमें अटपटा लग रहा है लेकिन सिस्टम नियम हमें जानना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं मित्रों ये संप्रदान कारक। तो जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। मीन्स जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। इसमें भी नियम देख लें। कर्म और संप्रदान का एक ही विभक्ति प्रत्यय है को, पर दोनों अर्थों में, दोनों के अर्थों में अंतर है। संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का अर्थ के लिए होता है। अर्थ से कोई संबंध नहीं है, के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। किसके? कर्म के को से, यानी कर्म के को से के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। ये नीचे लिखे वाक्य हैं, आप देख लीजिए, इसमें दिया गया है। तो इन्होंने ये कहा हरि मोहन को मारता है, ये कर्म कारक है, यहाँ को चिन्ह लगा है। अब यहाँ देखिए हरि मोहन को रुपए देता है, तो यहाँ चिन्ह मित्रों केवल इसमें को है और इसमें भी को है, बस केवल डिफरेंस है, ये कर्म में यूज है और ये संप्रदान में। अगर हम लोग हिंदी से जान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जान लीजिए जैसे हरि मोहन को मारता है, अगर जहाँ पर टू लगा तो जान लीजिए वो कर्म हुआ। अगर आ गया फार तो यहाँ अगर हम लोग अनुवाद बनाते हैं तो हरि गिव्स रुपीज फार मोहन, ऐसे अनुवाद बनेगा मित्रों। मुझे लगता है फार मोहन यहाँ होगा। अब अंग्रेजी तो मुझे ज़्यादा नहीं आती है, फिर भी मैंने एक बेस बताया। तो हम लोग अगला देखते हैं। नंबर 2, साधारणतः जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है, यानी जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई काम किया जाता है तो वह पद संप्रदान कारक का होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए, इसका मतलब हो गया भूखों के लिए, ठीक है, और प्यासों को जल, ठीक है। तो यहाँ गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसका मतलब ये जो को है कर्म नहीं है यहाँ। ऐसे ही प्रश्न मित्रों हमें कंफ्यूज करते हैं। अगर यहाँ दे दिया गया कि भूखों को अन्न देना चाहिए, तो यहाँ पे पूछेगा किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ हमें देख लेना चाहिए, इसका मतलब हुआ
जब हम लोग अगर हिंदी से जान पाएंगे आप तो ठीक है, नहीं अंग्रेजी इस्तेमाल करोगे लगेगा कि यहाँ फार लगना चाहिए, तो अपने आप यहाँ जहाँ लीजिए कि संप्रदान कारक है। फिर के हित, के वास्ते, के निमित्त आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, तो इसमें वाक्य में कौन सा कारक है, तो संप्रदान के हित, ये चिन्ह हो गया। फिर यहाँ के वास्ते, ये आपका यहाँ पर है, ही लगने से यहाँ ही निपात हो गया। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, वाक्य में जोर दिया गया। मेरे निमित्त ही, तो यहाँ ही लग करके क्या वाक्य निपात बल लगा रहा है। खैर, तो मेरा मतलब सिर्फ निमित्त से है। हम लोग देखते हैं अपादान कारक। अपादान कारक में इन्होंने ये बताया कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। तो कहा जिस शब्द में अपादान विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि इस कारक में एक वस्तु स्थिर होती है और दूसरी अलग होती है। हिमालय से गंगा निकलती हैं, तो यहाँ हिमालय स्थिर है और गंगा अलग हो रही हैं। मोहन ने घड़े से पानी ढाला, तो घड़ा स्थिर है, पानी निकल रहा है। लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ स्थिर है, लड़का गिर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग ये इसमें से क्या प्रश्न बनेगा चर्चा किए, अगला देखते हैं। संबंध कारक बहुत सिंपल है मित्रों, हम लोग थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से पद परिचय देख लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो तो वहाँ उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है, तो हम जानते हैं का, की, के, इस तरह से वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। कहा इसमें इस कारक से अधिकार, कर्तृत्व, कारण कार्य और मोल भाव, अधिकार, कर्तृत्व, कार्य कारण और मोल भाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। अधिकार में देखिए राम की किताब, श्याम का घर। कर्तृत्व में देख लेते हैं प्रेमचंद का उपन्यास, भारतेंदु के नाटक, ये कर्तृत्व हो गया। कार्य कारण चांदी की थाली, सोने का गहना। मोल भाव 1 रुपये का चावल, 5 रुपये का घी। परिमाण 4 भर का हार, 100 मील की दूरी और ये 5 हाथ की लाठी। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर वाला शब्द यानी वाला प्रत्यय भी लग जाता है। जैसे राम वाली किताब कहाँ है, तो यहाँ वाली लग गया। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा कारक है, हम लोग नहीं जान पाएंगे, तो वाला वाली रहे तो यहाँ भी श्याम वाला घर, प्रेमचंद वाले उपन्यास, चांदी वाली थाली, तो इन सभी में मित्रों संबंध कारक ही है। दूसरा ये कान का कच्चा, बात का पक्का, तो ये आपका हो गया यहाँ मुहावरेदार कुछ होते हैं। इन्हीं संबंध कारक की विभक्तियों द्वारा कुछ मुहावरेदार भी प्रयोग होते हैं मित्रों। यही चीज़ दिन के दिन, कान का कच्चा, वह अब आने का नहीं, मैं अब जाने का नहीं, तो ये चीज़ें हैं। तीसरा नियम देखते हैं, दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लगती है। जैसे जन्म का भिखारी, इसका मतलब हुआ जन्म का भिखारी यानी जन्म से भिखारी। यहाँ पे है तो करण कारक, लेकिन जन्म का भिखारी लगाकर इन्होंने क्या किया, संबंध कारक लग गया। तो हिमालय का चढ़ना, हम लोग बोलते हैं हिमालय का चढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ एक्चुअल में क्या है, हिमालय पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। तो इन्होंने यही चीज़ कहा कि कभी कभी दूसरे कारकों के अर्थ में भी संबंध कारक की विभक्ति लग जाती है। फिर यहाँ है संबंध और अधिकार। संबंध, अधिकार और देने के अर्थ में बहुधा संबंध कारक की विभक्ति का जो है प्रयोग होता है। जैसे हरि को बाल बच्चा नहीं है, तो यहाँ संबंध बताया गया। राम के बहन हुई है, राजा के आँखें नहीं होती, केवल कान होते हैं।
तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा। अगला, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, री, रे और ना, नी, ने हो जाता है। जैसे ये मेरा लड़का, मेरी लड़की, तुम्हारा घर, तुम्हारी पगड़ी, अपना भरोसा, अपनी रोजी, अधिकरण कारक। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। प्रश्न यहाँ बनेगा मित्रों, अधिकरण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को जो सूचित करे क्रिया, उसी को हम अधिकरण कहते हैं। कभी कभी में अर्थ में पर और पर अर्थ में में का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, इसका मतलब है यहाँ घर में रहना चाहिए। फिर दुकान पर कोई नहीं था, तो यहाँ इसका मतलब है दुकान में कोई नहीं था। फिर यहाँ इन्होंने ये बताया कि कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे इन दिनों वह पटने है, पटने का मतलब स्थान का नाम है पटना। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है, तो यहाँ वह संध्या के समय में होना चाहिए, लेकिन दो विभक्तियाँ का लोप हुई है। संध्या के समय में, गंगा के किनारे पर, तो विभक्तियों का लोप हो जाता है मित्रों। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं, ये है आपका अगला, वह द्वार द्वार भीख मांगता है। तो हम लोग तीसरा देखते हैं। ये तीसरे में कोई इन्होंने यहाँ किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं सप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं, और यहाँ वहाँ समय आदि पदों का अर्थ सप्रत्यय अधिकरण कारक का है। अतः इन पदों की स्थिति में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता है। हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं मित्रों। तो हम लोग ये संबंध कारक देखते हैं। संबोधन, संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है, हम उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो ये हे भोवरे इसके शब्द होते हैं। चलिए मित्रों, हम लोग थोड़ा सा पद परिचय की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पद हम लोग जान लेते हैं कहते किसे हैं। तो वैसे छोटी क्लास के वीडियो में मित्रों हमने पद परिचय दिया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग चर्चा पहले कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा मित्रों, राम घर जाता है, तो बस सिंपल सी बात है मित्रों। अगर यह राम शब्द है, ये घर है, ये जाता, ये है, सभी अपने आप में मित्रों ये पद हैं। 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं। अगर हम लोग इसी को मित्रों राम, अगर हम केवल ऐसे लिख दिए राम, तो ये आपका शब्द हो गया, और जब ये वाक्य में हमने प्रयोग कर दिया तो ये पद हो गया। इसका मतलब ये है कि मित्रों शब्द और पद ये दोनों, इसका मतलब है कि एक ही चीज़ है। डिफरेंस क्या है कि जब हम शब्द को अकेले लिखते हैं तो वह शब्द कहलाता है, और जब हम इसको स्वतंत्र रूप में लिख देंगे मित्रों, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। मुझे आशा है कि हम लोग समझ लिए होंगे। यानी जब स्वतंत्र रूप में शब्द का प्रयोग किया जाए तो ये शब्द हो जाता है, और इसी शब्द को जब हम वाक्य में यूज करते हैं तो वह सीधे पद कहलाता है। तो मुझे आशा है हम लोग शब्द और पद समझ गए होंगे। सीधे हम लोग ये देखते हैं पद परिचय। तो शब्द और पद, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, और यही चीज़ इन्होंने बताया मित्रों। आपका यहाँ प्रश्न बनेगा कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। तो यहाँ वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, निबद्ध कर दिए जाते हैं, तब पद कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों में विभक्तियाँ लगती हैं तब वे पद बन जाते हैं। पद अर्थ संकेतिक करता है, और शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। तो ये पद परिचय मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो पद परिचय का अर्थ होता है पदों का अन्वय अर्थात विश्लेषण,
और हिंदी व्याकरण में इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। क्या? पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय, और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं पद विन्यास, पदच्छेद। ठीक है, ये सभी पद परिचय के क्या हैं? पर्यायवाची। ठीक है, हम लोगों ने ये जो देखा, पदान्वय, पद निर्देश, पद निर्णय और ये पद विन्यास, पदच्छेद, तो ये शब्द सभी क्या हैं? पद के पर्यायवाची। कहा इसमें इन्होंने वाक्य के प्रत्येक पद को अलग कर, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। वाक्य में किसका क्या संबंध है? वाक्य में ये हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ ये दिया गया है मित्रों कि इन्होंने लिखा है यहाँ, राम कहता है कि मैं मोहन की पुस्तक पढ़ सकता हूँ। तो अब यहाँ पर राम क्या है, मोहन क्या है, पुस्तक क्या है, इन्हीं चीज़ों को जब हम बताते हैं, अब पद परिचय में हमें बताना क्या क्या होता है, तो ये देख लीजिए, संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक। ठीक है, और अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, ये हम लोग पद परिचय में चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इन्होंने राम का बताया, राम, मोहन, पुस्तक, 3 संज्ञा पद हैं, तो हमें तीनों के बारे में इसको बताया गया है। देखिए राम क्या क्या है यहाँ पर, इस वाक्य के अनुसार मित्रों राम क्या क्या है ये देखते हैं। संज्ञा है, और संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और यहाँ पुल्लिंग है, और एक वचन है, फिर यहाँ कर्ता कारक है, और एक चीज़ लास्ट में क्या है, कहता है क्रिया का कर्ता, कहता है क्रिया का कर्ता। तो इस तरह से मोहन को देखते हैं क्या है, तो ये मोहन क्या है मित्रों, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, और इसका संबंध पुस्तक से है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो लास्ट वाला देखते हैं मित्रों, ये है आपका पुस्तक। तो पुस्तक में क्या क्या है ये देख लीजिए, संज्ञा है पुस्तक, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्मकारक है, और पढ़ सकता हूँ क्रिया का कर्म। ठीक है, पढ़ सकता हूँ क्रिया का कर्म। तो इस तरह से मित्रों आज हमारा ये संज्ञा समाप्त हुआ संपूर्ण, और इसके बाद मित्रों जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो सर्वनाम की चर्चा करेंगे। और तो इसके बाद मित्रों हम जब भी चर्चा करेंगे इस चैप्टर की, सर्वनाम की चर्चा करेंगे, तो इसके अंतर्गत हम ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू क्लास।